नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने कांवड़ियों का स्वागत भी किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है और श्रद्धालुओं को हर सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता में भी है। अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस पवित्र श्रावण मास है, भोले शंकर हम सब पर कृपा करें, महादेव हम पर कृपा करें। मैं आप सबको पवित्र श्रावण मास की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये जो दिन है, वास्तव में ये दिन हमको बहुत स्मरण वाला दिन है। मुझे गणेश जोशी जी ने कहा कि आपको एक दिन दीपक कुंडीर उनकी स्मृति में जो यहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है उसका लोकार्पण करना है। मैंने कहा सच में बहुत सारी स्मृतियाँ उनकी हैं, उनके परिवारजनों की हैं। मैं अपनी यहाँ पर बहनों को भी देख रहा हूँ, सभी उनका स्मरण करके बहुत भावुक हो रहे हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक कुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक कुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे, उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का विश्वास किसी पर हो और इस प्रकार से वो अपना संबंध निभाए तो सच में वो बहुत महान आत्मा थी। और उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा सामुदायिक भवन स्थानीय लोगों के सामाजिक, संस्कृति और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही नई विकास योजनाओं के पूरा होने से सड़क, पेयजल, जन सुविधा और आधारभूत ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव भी सामने आया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में पंजीकृत 42 राजनीतिक दलों में से 17 दल अब चुनावी दौर से बाहर हो गए हैं। वहीं अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 नए दलों ने पंजीकरण भी अपना कराया है।
और ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 42 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे, जिसमें से 17 दल ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों में लगातार कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव आयोग की जांच में ये दल अपने पंजीकृत पते पर भौतिक रूप से मौजूद नहीं पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को भी मिली है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां एक और जहां जोरों शोरों से नजर आ रही है, तो वहीं चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान ये देखा गया है कि चुनाव आयोग ने 42 में से 17 राजनीतिक दलों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि पिछले 6 सालों में कोई सक्रियता इन जो दल रहे हैं उनकी नहीं रही है, और यही वो वजह भी रही है जब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 42 में से 17 को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कि 17 राजनीतिक दल ऐसे होंगे जो कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि 7 नए दल ऐसे भी उत्तराखंड में सामने आए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है चुनाव आयोग के लिए। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग में ये जाकर चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशियों को, तो ऐसे में मान्यता भी कुछ को मिलती हुई नजर आई। लेकिन वहीं सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आया कि 17 राजनीतिक दल जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी कि अब पूरी तरह से विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज गया है, और ऐसे में जब सभी दल राजनीतिक भूमिका में नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं जब उत्तराखंड में अभी तक 15 ये बताया जा रहा है कि 42 जो दल थे वो थे, लेकिन अब केवल 25 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस बार चुनाव लड़ा सकेंगे। यानी कि जो 17 हैं उनको बाहर का रास्ता भी इस दौरान दिखा दिया गया है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नींबू के पौधे और गाजर मूली के साथ ही सलजम के बीज भी वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के द्वार की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों और आसपास पौधे लगाने और पोषक सब्जियां उगाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की भी अपील की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हरेला पर्व पर उनके विभाग की ओर से 10 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 50,000 चाय के पौधे और 50,000 रेशम के पौधे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शेष पौधों का वितरण भी कल तक पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती। अभी मैं बुरासखंडा में वहाँ के किसानों को मटर के बीज वितरित करके आ रहा हूँ, और अभी यहाँ मसूरी में हम यहाँ के स्थानीय लोगों को नींबू के पेड़ तो गाजर, मूली, सलगम, टमाटर, इनके बीज हमने वितरित किए हैं ताकि लोग पौष्टिक सब्जी अपने घर में उगा सकें। क्योंकि आज सरकार के समाज के अंदर वृद्धि आई है और सब्जियों में भी मिलावट हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए शुद्ध सब्जियों का होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जर्जरेट के पास मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक क्षेत्र में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मार्ग बंद होने से मालवाहक वाहन चालक रात से ही फंसे हुए हैं और उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक हरिद्वार से 76,85,000 से अधिक और नीलकंठ से 5,72,000 से अधिक कांवड़िए जो हैं वो जल लेकर रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालु की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पूरे मेले क्षेत्र को 22 सुपर जोन, 67 जोन और 200 सेक्टरों में विभाजित भी किया गया है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि एटीएस, एसटीआरएफ और जल पुलिस, अर्धसैनिक बल के साथ ही बम निरोधक दस्ते की भी संवेदनशील स्थानों पर तैनाती की गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल, एलआईयू विंग, साइबर वॉचर्स और जिला साइबर सेल लगातार निगरानी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के चलते चारधाम यात्रा का रूट हरिद्वार से कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर होकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर संचालित भी किया जा रहा है।
हल्द्वानी में एसआईआर अभियान को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए एसडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराना है और अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर निर्वाचक नियमावली को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाना है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 2 लाख मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कोई आते भी जो है नोटिस। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन पंचंग के दौरान कई श्रद्धालु कांवड़ उठाने से परहेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसे लेकर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक की अवधि को पंचक कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने से बचने की परंपरा रहती है। उन्होंने बताया कि मन्नत पूरी होने के बाद भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने वाले श्रद्धालु पंचक के दौरान कांवड़ यात्रा से इसलिए बचते हैं। हालांकि भगवान शिव की आराधना, मंत्र जाप और जलाभिषेक पर किसी तरह की रोक नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक और बीजेपी मिशन 2027 को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर प्रदेश में सामने आपदा, पलायन, बेरोजगारी और विकास जैसे कई मुद्दे भी खड़े हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक बिशन सिंह चौफाल से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2027 के लिए क्या कुछ रणनीति है, किस तरह की समीकरण आप लोग बना रहे हैं, और क्योंकि तीसरी बार आप लोग हैट्रिक की बात कह रहे हैं बीजेपी में रहकर, तो किस तरह की तैयारियां हैं और जनता किन आधार पर आपको चुनेगी? देखिए, 2027 की बात आप कर रहे हैं। 2022 का जब परिणाम निकलने के बाद उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी 2027 की तैयारी में लग जाती है। हम भी उसी में लगे हैं। 2027 में 2022 में चल रहे हैं 2027। जहाँ तक हैट्रिक की बात आपने की, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जनता के बीच में जाकर अपना दृष्टि पत्र रखा, हम ये काम करेंगे। वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। विकास कार्यक्रम को लेकर ही हम जनता के बीच में गए थे। वो विकास कार्यक्रम जो किए हैं, जो विशेषकर जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सरकार ने पूरा किया। इसीलिए हम विकास के नाम से जनता के बीच में जाएंगे, विकास के नाम से ही जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है इस बार की? अब बीजेपी की रणनीति तो बताया नहीं जाता ना क्या अंदर से रणनीति। मैंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हमारी 2022 से शुरू होगी। तैयारी हमारी बिल्कुल आपका बूथ स्तर से लेकर सारे कार्यकर्ताओं से बैठकें हो रही है। तो हमारा कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ताओं के बल पर ही हमारी सरकार बनती है, और कार्यकर्ताओं के बल पर ही हम बूथ जीतते हैं, और उसी बल पर से हमारे सरकार बनती है। क्या धामी सरकार के कामों को आप लोग जनता तक लेकर के जाएंगे, उसी पर आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं क्या? धामी जी की सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का बहुत फायदा होता है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास इतना बजट नहीं होता है कि जितना विशेषकर बड़े बड़े कामों, सड़कों के लिए। जहाँ तक सड़कों का है कि आज पहाड़ में सड़क की ज़रूरत है, तो पहाड़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना के अंतर्गत चौथे चरण को चल रहा है। पहले चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में जो छूट गए 250 आबादी वाले क्लस्टर बना के, और जो कच्ची सड़कें हैं, उन सारे सड़कों में डामरीकरण का काम चलने वाला है प्रधानमंत्री चौथे चरण के लिए। और जो गांव छूट गए, छोटे छोटे तोक कहते हैं गांव, उनको भी प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा, बजट के द्वारा उन गांव को भी जोड़ने का काम पार्टी कर रही है। लेकिन सर, आप कह रहे हो कि डबल इंजन सरकार के फायदे मिलते हैं। डबल इंजन सरकार का ही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अभी भी संपत्तियों को बंटवारे को लेकर के अभी भी काफी संपत्ति ऐसी है जो फंसी हुई है, अभी तक पूरा पैसा नहीं रिलीज हो पाया है यूपी से, और जबकि डबल इंजन की सरकार है, इसको तो ट्रिपल इंजन भी कहा जा सकता है सर।
देखो, डबल इंजन सरकार के उससे कई बैठकें हुई, योगी जी भी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री प्रसाद धाम, कई सब बातें, बहुत सारी जो योजना लंबे समय से लटकी थी वो सब पर संपत्ति हमको मिले। कुछ टेक्निकल होगा, कुछ चीज़ों का, उस पर भी बात चल रही है। जी। अच्छा सर, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है आपका और आप लगातार डटे भी रहते हैं क्षेत्र में। पिछले दिनों भी आपकी खूब वीडियोज़ आई सामने जब आप बाइकों पर बैठ कर के निरीक्षण कर रहे थे। किस तरह के काम अभी क्षेत्र में चल रहे हैं और भूस्खलन जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है और क्या आप लोग कर रहे हैं? देखो, इस बार तो बारिश कम हो रही है जी। अभी तक, क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन स्रोतों में पानी अभी निकल नहीं रहा है, जो बरसाती स्रोत होते हैं। अभी भी 1 महीने का समय है। 1 महीने के समय में बिल्कुल सरकार ने कई बार अधिकारियों की बैठकें बुला लिए, रोज उसमें अपडेट लेते हैं। तो सरकार पूरी तैयारी से पहाड़ों में से लेकर मैदानों तक आपदा क्षेत्र को, विशेषकर प्रभावित क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में हमेशा तत्कर वहाँ पर जेसीबी भी रहती है। कभी कोई ऐसी घटना होगी रोड खोलने के लिए, और कहीं भी कोई घटना होगी तो उसके लिए दैवीय आपदा से वहाँ तक राहत पहुँचे, इसके लिए हम सब तैयार से बैठे रहते हैं हर तहसील मुख्यालय में। सरकार को क्या करने की ज़रूरत है सर कि इस तरह के जो क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से काम करने की ज़रूरत है कि काम हो सके और लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना हो? देखिए, आपदा तो ये कभी कभी ऐसा होता है, इसमें हम कहीं नहीं कर सकते, यहाँ पर आएंगे। पहाड़ में बादल फटने की जगह होती है, बादल फट गए तो मूसलाधार बारिश हो जाती है। उस मूसलाधार बारिश से उसे आसपास के जितने भी गांव में वो सारे चपेट में आ जाते हैं। इसी प्रकार से कोई ये नहीं कि इस क्षेत्र में दैवीय आपदा आएगी, ये क्षेत्र है, ये कहा नहीं जा सकता है। जो प्रकृति का है भाई, कहाँ पर क्या होना है, कैसा क्या होना है, कहाँ पर बिजली गिरनी है, कहाँ पर बात बनना है, ये जब धरातल पर आपदा दिखाई आती है तभी पता चलता है। चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख भी रहे हैं क्योंकि कई क्षेत्रों में बार-बार यात्रा को जो है ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं। किस रूप में आप इसको देखते हैं आने वाले समय के लिए भी और क्या लगता है कि सरकार का किस तरह का फोकस भी है चारधाम यात्रा पर? देखिए, चार धाम यात्रा के लिए सरकार दे रही कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या बढ़ रही है। जब सुविधा होगी तभी तो संख्या बढ़ रही होगी। सरकार चार धाम के अलावा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही ऐसे अद्भुत चीज़ें हैं विश्व की, बहुत गुफाएं हैं, मंदिर हैं, वहाँ तक भी पर्यटन पहुँच रहा है। होम स्टे में तक विशेष जगह नहीं मिल पाती है, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश की आर्थिक मजबूत होगी। लेकिन सर पलायन और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या भी है उत्तराखंड की। बीजेपी का क्या कुछ फोकस है इस ओर? देखिए, पलायन पहले हो रहा था, एक दौर था जी। पलायन का। अब दौर पलायन का बहुत कम है। कोई विशेषकर सर्विस क्लास वाला, जिनके बच्चे बाहर पर नौकरी भी करते हैं, उसे ऐसे ही परिवार आते हैं, ज़्यादा नहीं। जो लोगों ने पहाड़ को छोड़कर मैदान की ओर, वो धीरे धीरे गांव में अपना मकान भी जो ठीक कर रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्लान, रिवर्स प्लान हो रहा है, 40%। मैं अपनी क्षेत्र की बात करता हूँ, विधानसभा की। मैं गांव में जब जाता हूँ तो नए नए मकान बन रहे हैं। मैंने यहाँ किसका बनना है, ये लखनऊ रहते थे, घर आ रहे हैं। ये नोएडा में रहते थे, इधर को आ रहे हैं। ये खटीमा रहते थे, हल्द्वानी रहते थे, तो अपना मकान बना रहे हैं। तो इसलिए तराई में जो बाहर लोगों को होते थे, वो पुनः अपने गांव की ओर बढ़े। इसलिए बढ़ रहे हैं कि गांव तक सड़क पहुंच गई, तो गांव गांव घर घर तक पानी पहुंच गया। रोजगार के हमारे संसाधन हैं कि होम स्टे जैसे हैं, जड़ी बूटी का काम है, लोग विद्युत परियोजनाएं हैं, सोलर पंप लाइट हैं, ये सारा जो भी है ये काम है। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे लड़के इस की ओर रुझान है, इसलिए पलायन हमारा जो रुक रहा है और वापिस लोग आ रहे हैं। 40% बता रहा हूँ मैं आपको कि रिवर्स पलायन हुआ है।
युवा मतदाताओं को किस तरह से बीजेपी अपने कुनबे में जोड़ने की कवायद भी चला रही है और किस तरह से फोकस भी आप लोग कर रहे हैं युवाओं पर? देखो, हमने सबसे पहले तो जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं विभागों में, उनमें तो हमें तत्काल उसमें नियुक्तियां होती हैं और अभी भी नियुक्तियां हो रही हैं विभागों में। उसके बाद स्वरोजगार है। स्वरोजगार के माध्यम से लघु उद्योग जो है, बहुत सारे लोग होंगे लघु उद्योग से सरकार 50% उद्योग विभाग से अनुदान दे रही है ग्रामीण क्षेत्र में। जब 50% अनुदान मिल रहा है तो लोग रोजगार के लिए और अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गांव में जो पलायन को रुक रहा है, यही कारण है कि पलायन रुक रहा है। जो गांव पहाड़ों के लिए, विशेषकर सीमा के जो गांव हैं, उनमें भी सरकार ने योजना बना रखी, वाइब्रेंटी विलेज योजना है। इसलिए गांव में आजकल चहल पहल है। गांव में प्रातः हम उठते हैं, जाते हैं तो गांव में दिखाते हैं कि लंबी सड़क के किनारे गांव के गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिल खड़ी रहती हैं, अच्छा लगता है। तो विकास कार्यों में सर विपक्ष बार बार ये कहता है कि काफी सुस्ती है और केवल घोषणाएं ही सीमित रह गई हैं, काम नहीं हो रहे हैं उस तेजी से उत्तराखंड में। विपक्षी का तो विरोध करना है ना, हो भी रहा है तो नहीं हो रहा है कहना है। वो तो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जो काम इसमें जो बजट आ रहा है, प्रदेश केंद्र से भी बजट मिल रहा है, प्रदेश सरकार, वो बजट कहाँ जा रहा है? वो बजट तो विकास कार्यक्रमों में जा रहा है। तो विकास कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अब यहाँ तक सड़क पहुँचाने का प्रयास ही नहीं किया। उनके पता नहीं क्या सोचते थे कि यहाँ तक सड़क पहुँच जाएगा तो जो चाइना है वो इधर को आ जाएगा, ये सोच थी उसमें उनकी। लेकिन मोदी जी ने सोच को बदला। उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ तक सड़कें, पक्की सड़कें, डबल लेन सड़कें बननी है, तो इसलिए वहाँ का विकास हो रहा है। आपके राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कौन सा रहा है और क्या उससे आपने सीखा? देखो, राजनीतिक अपने जीवन में तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब चुनौतियां का सामना नहीं कर पाएंगे कैसे आगे बढ़ेंगे? विरोध होना भी चाहिए। जब विरोध ही नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए मुझे तो लगा अपने राजनीतिक जीवन में मुझे कोई ऐसे चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मुझे अपनी जनता पर विश्वास है। जनता पर विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मिलता है और जनता के विश्वास के कारण ही मैं जनता के बीच में जाता हूँ। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिशन सिंह चौफाल जी आज हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।